की बैठक में 33 एजेंडों पर मोहर लगी। इसमें सबसे बड़ा फैसला जमीन सर्वे को लेकर लिया गया है। जमीन सर्वे को लेकर लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने सर्वे की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकार ने जमीन सर्वे की डेडलाइन को 6 महीने और बढ़ा दिया है। स्वघोषणा के लिए अब 180 दिन दिए गए हैं। रैयत का दावा करने के लिए 60 दिन की मोहलत मिली है और दावे के निपटारे के लिए 60 दिन का समय अब आपके पास मिल चुका है। हमारे राज्य में जो बंदोबस्ती चल रही है, बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024, इसकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें जो बंदोबस्ती के जो डेडलाइन डेट्स थे, जिस कारण से लोगों को समस्या हो रही थी, उसमें परिवर्तन किए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो। जैसे जो स्व घोषणा समर्पित करने के लिए अवधि विस्तार करते हुए 180 कार्य दिवस का समय दिया गया है। राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन के लिए 90 कार्य दिवस, रैयतों से दावा या आक्षेप प्राप्त के लिए 60 दिवस और रैयतों से प्राप्त दावा और आक्षेप निपटारे के लिए 60 दिवस। शिक्षा विभाग ने 2025 के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार 7 रविवार के अलावा कुल 65 दिन की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 2 जून से 21 जून तक यानी 20 दिन तक गर्मी की छुट्टी होगी। इस बार तीज, जितिया और अनंत चतुर्दशी जैसे त्योहारों पर भी शिक्षकों और छात्रों को छुट्टी मिलेगी। धनतेरस से लेकर छठ पूजा तक 10 दिनों की छुट्टी मिलेगी। तो वही बात करें 2024 की, तो छुट्टी के कैलेंडर में 60 दिनों की छुट्टियां उस वक्त हुआ करती थी, लेकिन शिक्षक 30 दिन की छुट्टी ले पाए थे। गर्मी की छुट्टी में भी शिक्षकों को ड्यूटी करनी पड़ी थी। दरअसल बिहार में शिक्षकों की छुट्टी को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। के पाठक के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद छुट्टियों में काफी कटौती की गई थी, लेकिन अब एस सिद्धार्थ के एसीएस बनने के बाद से शिक्षकों को छुट्टी के मामले में बड़ी राहत मिली है। और बिहार में आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। कुंदन कृष्णन एडीजी मुख्यालय बनाए गए हैं। पंकज दराज एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए हैं। तो संजय सिंह एडीजी प्रशिक्षण बने हैं। शालीन आईजी एटीएस बनाए गए। तो विवेक कुमार डीआईजी पूर्वी क्षेत्र भागलपुर बनाए गए हैं। विवेकानंद डीआईजी एसटीएफ बनाए गए हैं। जितेंद्र सिंह गंगवार पदमुक्त कर दिए गए हैं। इसके साथ डीजी पुलिस मुख्यालय के पद से उनको मुक्त कर दिया गया है। तो 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत को लेकर शिकायत पत्र दाखिल किया गया है। रिम्स के प्रबंधन को यह पत्र लिखा गया है। याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा ने रिम्स प्रबंधन को यह पत्र लिखा है, जिसकी प्रति आप इस वक्त देख भी पा रहे होंगे। मंगल सिंह मुंडा को रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करने में देरी पर जवाब मांगा गया है, जानकारी मांगी गई है। इलाज शुरू करने में 10 घंटे की देरी पर यह जानकारी पत्र के जरिए मांगी गई है। रिम्स प्रबंधन से 2 दिनों के अंदर जानकारी मांगी गई है। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां चौकीदार हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है। अब हत्या कर मंदिर में खून चढ़ाने का आरोप लगा है। बलि देने की आशंका जताई जा रही है। बैकुंठपुर के सुनवलिया का यह मामला सामने आया था और इस मामले में अब नया मोड़ आ चुका है, जहां हत्या कर मंदिर में खून चढ़ाया गया, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। बलि देने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां फोम फैक्ट्री में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां हालांकि मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। करावल नगर की ये घटना तस्वीर आपके सामने, जहां फोम की फैक्ट्री में अचानक से आग लगी। हालांकि आग किन वजहों से लगी, इसका खुलासा नहीं हुआ। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र में मंत्रालय को लेकर के पेच फंसा हुआ है। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर पेच फंसा है। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्रालय पर भी पेच फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और अब बात यूपी के वाराणसी की, जहां का यूपी कॉलेज छावनी में तब्दील है। छात्रों ने कॉलेज परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच ही धक्का मुक्की देखने को मिली, जहां पर अब ये छावनी में पूरा का पूरा परिसर कॉलेज का तब्दील कर दिया गया है।
छात्रों ने कॉलेज परिसर में भगवा झंडा भी लहराया। पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के नोटिस के बाद छात्रों का हंगामा जारी है। और अब बात किसानों के प्रदर्शन की करें तो यूपी के नोएडा में किसानों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। किसानों ने दलित प्रेरण स्थल पर यहां पर उनकी मौजूदगी आपको दिख रही होगी, जहां वो डटे हुए हैं। किसानों ने आज धरना स्थल पर ही हवन पूजन तक किया और आंदोलन से पीछे न हटने की कसम खाई। किसानों ने रात भी यहीं पर गुजारी है। ट्रैक्टर में त्रिपाल डालकर रात में किसान वहीं पर रुके थे। किसानों ने न्याय न मिलने तक वहीं डटे रहने की बात कही है। लोकसभा में आज अखिलेश यादव ने संभल का मुद्दा उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में भाईचारे को यहां पर कहीं ना कहीं जो घटना घटी उसे आहत किया गया। संभल हिंसा एक सोची समझी साजिश थी। इस साजिश का जिम्मेदार वहां का प्रशासन है। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संभल हिंसा को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी संभल जाकर वहां हिंसा भड़काना चाहते हैं, ये गिरिराज सिंह का कहना है। बांग्लादेश में जिस ढंग से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक बार भी जुबान नहीं खुल रही है। और ये संभल में जाकर के हिंसा फैलाना चाहते हैं। संभल की घटना वर्चस्व की लड़ाई की घटना हुई। कौन ज्यादा मुस्लिम का लीडर बने, अपने ही गोलियों से मरा और हत्यारा दूसरे को कह रहे हैं। हत्यारे ही तो हत्यारे को मार रहे हैं। और बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन चलाया जिसमें एक आतंकी को मारा गया। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की आशंका से हर आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। कल रात से ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खड़े हैं श्रीनगर के हारवन इलाके में, जहां पे कल शाम को इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का आतंकियों के साथ एक कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और उसके तुरंत बाद ही गोलियों के चलने की आवाज़ें आई। करीबन सुबह 3 बजे गोलियों की आवाज़ें बंद हुई और तब से अभी तक तमाम टॉप ऑफिशियल्स आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हैं इस इलाके में कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। कई सारे घरों की तलाशी भी चल रही है और जितने भी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। आप तक सबसे करीबी दृश्य ला रहा है उस एनकाउंटर साइट के। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से दिन चढ़ता हुआ जाएगा उस तरीके से जल्द ये ऑपरेशन जो है इसको खत्म किया जाएगा और ये जो ये आतंकी है इनको ढेर कर दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हारवन से आफाक शाह के साथ में सरोज कफील। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक प्रयागराज में ही रहेंगे। महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ का ऐलान किया जाएगा। महाकुंभ से जुड़ी 6,500 की परियोजनाओं की सौगात भी दी जाएगी। सबसे पहले पीएम श्रृंगवेरपुर जाएंगे, वहां निषाद राज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। फिर श्रृंगवेरपुर धाम से अरैल आएंगे। अरैल से निषाद राज क्रूज के जरिए संगम तट पर पहुंचेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वाराणसी से निषाद राज क्रूज को मंगाया गया है। निषाद राज क्रूज के साथ ही 2 अन्य छोटे क्रूज पुनपुन और कस्तूरबा भी मंगाए गए हैं। और दिसंबर का महीना बिहार में सियासी यात्रा का महीना है और ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी दिसंबर के महीने में एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव की
तैयारी के लिए इस यात्रा को शुरू कर चुके हैं। 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा शुरू होगी और उनका मकसद है महिलाओं को अपने पक्ष में लाना। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तीसरे चरण की कल से शुरुआत करने वाले हैं। तेजस्वी यादव मुंगेर से अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार की यात्रा की सराहना की। अशोक चौधरी ने कहा कि ये नीतीश कुमार की पहली कोई यात्रा नहीं है। सीएम नीतीश कुमार हर परिस्थिति में जनता के लिए खड़े हैं। इस पर बिहार विधानसभा चुनाव में 220 से ज्यादा सीट लाने का लक्ष्य की बात कही। पार्टी के लीडर को अपने लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए नीचे जाना चाहिए, बात करना चाहिए। मेरी शुभकामना है कि इस यात्रा को वो पूरा कर ले। माननीय नेता यात्रा पर जा रहे हैं और कोई ये पहली बार नहीं जा रहे हैं। अपने 19 वर्ष के कार्यकाल में बहुतेरे यात्राएं माननीय नेता ने किया है। 220 के नंबर को क्रॉस करेंगे और ये हम लोगों का टारगेट है और ये इस बार क्रॉस होगा। जो 2010 का हमारा रिजल्ट एनडीए का था उसको इस बार ब्रेक करना है, यही हमारा लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा का केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी स्वागत किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार हर बार किसी न किसी मकसद से यात्रा पर निकलते हैं। सीएम ने महिलाओं के लिए बिहार में बहुत कुछ काम किया है। हम यात्रा नहीं है, शायद 12वां 13वां या 14वां यात्रा है और हर वक्त कोई मकसद से निकालते हैं और हर वक्त निकालते हैं यात्रा, उसमें सफल होते हैं। आज महिलाओं के बारे में उन्होंने बहुत काम बिहार में किया है। आधी आबादी हमारी है, सब कुछ महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं। वैसी परिस्थिति में महिलाओं को अवेयर कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि भ्रम फैलाने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार यात्रा निकाल रहे हैं तो वो काबिल तारीफ है। हम उनके यात्रा का स्वागत करते हैं। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने किशनगंज में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2025 के चुनाव में मुसलमानों ने जेडीयू को वोट नहीं दिया तो वो सबसे बड़े गद्दार होंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने ललन सिंह के बयान का भी बचाव करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार वोट के लिए सेकुलर नहीं है, बल्कि वे बाय ब्लड और बाय बर्थ सेकुलर हैं। ये सवाल नीतीश कुमार की इज्जत का नहीं है, ये सवाल नीतीश कुमार के मुस्तकबिल का नहीं है, ये सवाल बिहार के मुसलमानों की इज्जत का है, ये सवाल सीमांचल के मुसलमानों की आबरू का है। वरना अगर आपने इंसाफ नहीं किया तो याद रखिएगा, जब गद्दारों की फहरिस्त लिखी जाएगी तो सबसे पहली पंक्ति में पहले सब में अगर नाम लिखा जाएगा तो वो किसी और का नहीं, मौलाना बलियावी की बिरादरी का होगा।